हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राय सिंह अपने चैनल एज्यूर एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस हम कराते जा रहे हैं। और ये उसमें एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन की पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने उसको कराया है, और आप देखिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस में जितने भी आए हैं क्वेश्चन, यूपीटीजीटी के क्वेश्चंस में ज़्यादा कराऊंगा। ये जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स के टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अब तक मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी 11वां क्वेश्चन है, तो अब देखिएगा 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा और मैं उसे सॉल्व करूंगा। और ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके किस जो टॉपिक है फिजिक्स का, उसके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं बताऊं आपको, जो फिजिक्स मैकेनिक्स है उसमें 691 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो फिजिक्स का मैकेनिक्स टॉपिक है, मैकेनिक्स है, इसमें 691 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 691 क्वेश्चन फिजिक्स मैकेनिक्स से पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 606 क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से। टीजम से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 606 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो मॉडर्न फिजिक्स है उससे 582 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न फिजिक्स से 582 क्वेश्चन, ठीक है। और हीट से पूछे गए हैं 494 क्वेश्चन। हीट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 494 क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्टिक्स से पूछे गए हैं 432 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स से कितने पूछे गए हैं? 432 क्वेश्चन। और जो वेव एंड ऑसिलेशन है उससे 290 क्वेश्चन। वेव एंड ऑसिलेशन उससे कुछ कितने पूछे गए हैं? 290 क्वेश्चन। 290 क्वेश्चन। तो आपको दिखाई दे रहा है ये पहला टॉपिक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा हीट, पांचवा ऑप्टिक्स और छठा वेव एंड ऑसिलेशन, ठीक है। इसमें 290 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी देख लीजिए कि भाई फिजिक्स मैकेनिक्स में कौन कौन से जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे इससे। जैसा हो गया यूनिट्स एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्लोप, ठीक है। ये गॉस-स्टोक्स थ्योरम। अगला है, जैसे इसी में लीनियर एंगुलर मोमेंटम पूछेगा, इसी में एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन पूछेगा, और इसी में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव पूछेगा, इसी में रोटेशन मोशन पूछेगा, इसी में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछेगा, और इसी में ही ग्रेविटी एंड सेंट्रल फोर्स पूछेगा, और इसी में प्लेनेटरी एंड मोशन ऑफ केपलर्स भी पूछेगा, ठीक है। टोटल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फिजिक्स मैकेनिक्स 691 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें ज़्यादा चीज़ें आती हैं, आपको पता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 606 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स में 582, हीट में 494, ऑप्टिक्स में 432 और वेव एंड ऑसिलेशन 290। तो हम सबसे पहले फिजिक्स मैकेनिक्स में ही ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एनर्जी
एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, तो हमें ये पास होने के लिए हमें ये भी देखना है कि कौन सी जो चैप्टर है उससे कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला है ये, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें कौन कितने, तो 11 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे देखिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन है, an electron having an energy of 100 electron volt shall have a velocity. An electron having an energy of 100 electron volt shall have a velocity. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एक मूविंग पार्टिकल और मूविंग पार्टिकल में पोटेंशियल नहीं, केवल कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वहां से हम निकाल देंगे काइनेटिक एनर्जी। चलिए बोर्ड पर आ जाइए। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन है, लिख लो, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है उसकी, ये एनर्जी है, हैविंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है तो उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, E बराबर 12 mv²। ठीक है, और हमें वेलोसिटी ज्ञात करनी है, उसकी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की, और ये क्या है, उसकी एनर्जी है। ठीक है, तो उसमें एनर्जी कितनी है चेक कर लेते हैं। एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी को जूल में चेंज कर लीजिए, तो इंटू 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कन्वर्ट। ठीक है, अब क्या है कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक है, इस फॉर्म में बाद में लिखने जरा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, और इस हिसाब से इसकी एनर्जी कितनी, और क्या पूछिए, वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछिए वेलोसिटी क्या होगी किसकी, इस इलेक्ट्रॉन की। तो हम जानते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, केवल काइनेटिक एनर्जी 12 mv², ये वाला है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो एनर्जी है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी दी है, एक्चुअल में ये एनर्जी है, तो यहाँ हो गई 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर 12 इंटू 9 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू ये v²। समय कैसा है, यहाँ से ये वाली जो b की जो m की वैल्यू वो यहाँ से रख दी, क्योंकि ये क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ऐसा करिए भाई, कुछ कट रहा है, एक कट गया भाई, 31 में से 19 घटाएंगे तो कितने बचे, 11 और 1 12, इधर कितने बचे, 10⁻⁻12, ये इधर ले आइए, तो ये हो गया 200, 2 पहुँच गए यहाँ पे, और इधर हो गया 1.6, और ये नीचे आएगा, ये हो गया 9.1,
और इधर क्या हो गया, ये बी स्क्वायर को छूटा, ये भी आ गया इधर, ये इधर आ गया, 1.6 यहाँ पर आ गया, और ये बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा करो कि ये कट जाए आसानी से। हाँ जी, इधर ले जाइए भाई। ये जो दो हैं जीरो, मैं इन्हें ऊपर ले जाऊँ, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। ये वाले जो दो हैं मैं इधर ले जाऊँगा, 10⁻², और 16 दूनी 32, 32 का मतलब कितना हो गया, 3.2। भाई यहाँ पॉइंट था, पॉइंट लगा दिए, और नीचे कितना बना, 9.1, और ये किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर की। तो बी बराबर कितना हो गया इधर, 3.2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻²। अब सॉल्व करने के बाद कितना आएगा देखिएगा, हाँ भाई, एंड रो इधर लाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे करिए, ऊपर वाला जो है इसको काटने का प्रयास करिए जरा। इसको मान लीजिए 3200, 3200 क्यों, एक जीरो ये खा जाएगा, और इसको 9 मान लीजिए 2 मिनट के लिए। तो 9 × 27, 9 × 27, और 3 बचे 50, 9 × 18, 9 × 27, 9 × 5 45, 9 × 54 काट दीजिए, 9 × 54 काट दीजिए, क्योंकि 36 का स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हम कर रहे हैं। वैसे हम 9 × 5 45 भी कर सकते थे, बट वो कम हो जाएगा, 9 × 54 कर लेते हैं। ठीक है, और ये बी रह गया। ठीक है, और इधर बी बराबर कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड की आवृत्ति से वेलोसिटी इतनी कम तो नहीं आनी चाहिए यार, इतनी कम तो नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा माइनस के 12 बचे ऊपर, 10 की पावर माइनस के 12 बचे थे ना ऊपर, तो अभी कितने हो गए, 10 की पावर माइनस के 12, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएंगे, 10 की पावर 14। भाई क्या हुआ था कि 10 के बाद माइनस के 12 बचे थे ना पहले के, इसको इससे काटा दो। ठीक है, 14 हो गए ऊपर जाके, और ये अंदर भी 14 ही रहेंगे, 14। ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ 12 अब भी रहेंगे, अभी 12 अब भी रहेंगे, तो 12 यहाँ भी रहेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटा के करेक्शन कर लीजिए, तो जाएंगे b बराबर 6 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। वही मैं सोच रहा था, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी कम तो नहीं आनी चाहिए, बट ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई, b बराबर 6 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2007 में। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, सही सॉल्व आया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है a body is allowed to slide on a frictionless bed। एक बॉडी है is allowed to slide on frictionless bed from rest position। रेस्ट पोजीशन से वो स्लाइड करना शुरू करती है, और ये फ्रिक्शनलेस है पूरा, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। एट ए डेफिनेट हाइट h, और एक हाइट से वो स्लाइड की जाती है।
अंडर द ग्रेविटी लग रही है इसमें। द ट्रैक एंड्स इन ए सर्कुलर लूप ऑफ ए डायमीटर d। और ये ट्रैक है वो खत्म होता है एक सर्कुलर लूप पर जिसका डायमीटर कितना है d, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, फिगर दिया गया है आपको सामने। द मिनिमम हाइट h ऑफ सक्सेसफुली द लूप, और ये हाइट पूछिए, जो हाइट है h वो कितनी होगी, लूप बन रहा है फिगर इस गिवन का। भाई क्या हो रहा है इसमें, आइए आप स्क्रीन पर आ जाइए, क्वेश्चन देख लीजिए आपने। क्या हो रहा है इसमें कि ये रहा एक चित्र मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये h हाइट है, इस तरह से ट्रैक बनना शुरू होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से एक बॉडी को जो कि रेस्ट में है उसको यहाँ से गिराया जाता है, और ये गिरने के बाद क्या होता है, यहाँ से चलती हुई यहाँ पर एक सर्कुलर लूप बना के इसकी वेलोसिटी यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद ये फिर जो है गिर जाती है, फिर इधर को गिर जाती है। अब गिर जाती है उसके बारे में कुछ नहीं पूछा है, क्योंकि फिगर में भी हम कुछ नहीं है। ये मान लीजिए पॉइंट बी है और ये मान लीजिए पॉइंट ए है। यहाँ से एक बॉडी सरकाई जा रही है गोल गोल, ये बॉडी है क्या, मान लीजिए गेंद है। यहाँ से यहाँ पे ये इंक्लाइंड प्लेन है, और इस प्लेन से यहाँ पे इस तरह से जाती है और ऊपर जाकर वो नीचे गिरती है। अब कह रहा है इस वाले पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पे बी भी वेलोसिटी होगी, ये फाइंड करनी है हमें, फिगर में दिखाई गई है। और ये जो पाथ है ना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पाथ फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस पाथ है। ये क्या है, पाथ फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस पाथ है। क्या है कि ये वाला जो बॉडी है वहाँ से बिना फ्रिक्शन के वहाँ तक पहुँच, ये हाइट है h, और ये हाइट हमको फाइंड करनी है। ये वेलोसिटी हमें फाइंड नहीं करनी, हमें ये फाइंड करना है h, कितनी हाइट से वो गिराएगी। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इसने बोल दिया क्वेश्चन में, क्या बोला था कि वो रेस्ट से जाती है, तो b यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। मास इसका क्या है m, मास इसका नहीं दिया है उसने, ठीक है, मास नहीं दिया गया है। उन्होंने बता दिए ये जो हाइट है पूरी, ये जो सर्कल है, ये जो डायमीटर इसका कितना है d है, ठीक है। और भी बात तो नहीं है, सारी बात आ गई, ठीक है। यहाँ से बॉल गिराई जाती है और वहाँ जाके गिर जाती है, और ये सर्कुलर वो है। इसको मैं पूरा कर दूँ सर्कल, इस तरह से देखी होगी तुम, ठीक है। और ये सर्कल बन गया, ओके। तो हम ये फाइंड कर लें कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों कम नहीं होगी, यानी टोटल एनर्जी यहाँ भी होगी और टोटल एनर्जी यहाँ जो होगी वो बराबर होगी। यही कहता है, फ्रिक्शन है नहीं, यही कहता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो कह रहा है एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए और फिर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी जो होगी वो बराबर होगी। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी होगी ए प्लस और क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ए की बराबर टोटल एनर्जी कितनी होती है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बी की प्लस काइनेटिक एनर्जी बी की, ये क्या हो जाएगी टोटल, क्या हो जाएगी टोटल काइनेटिक बराबर हो जाएंगी दोनों की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मैं ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब क्या वो यहाँ पे जो एनर्जी है
वो कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। भाई हाइट कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, m इसका मास है, हाइट कितनी h है इसकी, ठीक है, हाइट h है, मास m दिया नहीं है, मास m हमने माना है mgh, ठीक है। ये तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पे जो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि डी ए मान लिया कि यहाँ पे बराबर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्योंकि यहाँ पे डी है ये, और एम इसका मास है बॉल का, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यहाँ की हाइट कितनी है, डी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, भाई इसकी हाइट m है, सॉरी इसकी हाइट h है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो लगेगा ही, क्योंकि उसमें बोल ही दिया था क्वेश्चन में। क्या बोला था क्वेश्चन में ये बोला था कि जो अंडर ग्रेविटेशन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, अंडर ग्रेविटेशन हो रहा है। अब क्या है, mgh प्लस हाफ एम ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर बराबर mgd प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, कोई डी यहाँ से ही ले लिया कि इसकी हाइट डी है, ये सर्कल बन गया पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या हुआ कि भाई ये जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी रेस्ट में था शुरुआत में, तो ये जीरो है, तो जब ये जीरो है तो ये वाला जीरो हो जाएगा पूरा, भाई हाफ एम बी ये सब जीरो हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एम जी एच प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा, क्योंकि बी ए क्या हो गया जीरो, और बी ए जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, बराबर एम जी डी डी तो हमें दिया है, प्लस हाफ एम और ये हो गया बी स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो m है वो यहाँ सब जगह कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा, m को काट दो, एम जी एच बराबर एम जी डी प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, और ये वाला m और ये वाला m और ये वाला m कट जाएंगे निकल के बाहर। अभी ये वाली m जो है बाहर आ गई और ये m पहले से बाहर है, तो क्या होगा कि दोनों कट जाएंगे, तो क्या हो गया जी एच बराबर जी डी प्लस हाफ बी बी स्क्वायर। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो सर्किल बना है ना, ये वर्टिकल सर्कल में मोशन वाला बन गया, और वर्टिकल सर्किल का मोशन आपने पढ़ा होगा, जिसमें हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो डिफाइन होती है कि कितनी वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगी। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, ये सर्किल बन गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। आपने पढ़ा होगा इन चारों पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होती है वर्टिकल मोशन में किसी भी बॉडी की। तो यहाँ पे जो ये वाला जो होता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी v बराबर जी आर क्या होगा, जो सर्किल है उसकी क्या होगी, रेडियस क्या होती है, आर होती है, ठीक है। तो वहीं से हम देख लेंगे कि v जो स्क्वायर है, v रूट स्क्वायर होती है इसकी, सॉरी रूट होती है, v बराबर स्क्वायर रूट होती है जी आर क्या है यहाँ पे, ये रेडियस है इसकी, ये सर्किल नया बना उसकी रेडियस है ये, और जी तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो वहाँ से b की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, b की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा जी एच बराबर जी डी प्लस हाफ, और ये क्या हो जाएगा पूरा स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी आर। भाई आर तो हमें दिया नहीं है, आर हमें दिया डी दिया, चूँकि अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अब इसका काम भी खत्म हो जाएगा, इसका काम खत्म कर देते हैं, इसका काम खत्म कर देते हैं।
अब क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ कि G, उसके बाद यहाँ पर है GH बराबर GD प्लस हाफ G R को क्या कर दो आप D/2 लिख दो, D/2 लिख दो, क्योंकि R बराबर D/2, क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर दिया है इसका D दिया है, क्वेश्चन में दिया है, आप देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन में दिया है D आपका डायमीटर, और डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है, और ये यहाँ पे वर्टिकल सर्कल में जो मोशन होती है उसकी रेडियस ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, G और G सब कॉमन आ गया, तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया H बराबर D, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस D, हाँ D और फिर D ये रह गया, G कट गया, तो क्या गया H बराबर 2D, ये रहा आंसर। आंसर तो गलत आ रहा है, देखते हैं दिक्कत क्या होगी। एक हमने गलती कर दी यहाँ पे, ये जो 2 है 2 से 2 काट दिया, जबकि इसकी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये भी नीचे है और ये भी नीचे है। भाई ये हाफ में तो था इसके, ये क्या था, हाफ में था इसके, तो हो गया प्लस हाफ D/2, क्या हो गया H बराबर D प्लस D/4 हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 इधर आ गए, तो 4D प्लस D अपॉन 4, और यहाँ पे हम करेंगे तो H बराबर आ गया 5D/4। तो जो है H की जो हाइट होगी वो D की 5/4 होगी, और यही आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, किसके कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑप्शन है एनर्जी, बी मास, सी लीनियर मोमेंटम, और ए एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए, जो आपको हम बताएं, जो जेट विमान है, जो जेट इंजन है, जेट इंजन वो काम करता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल। ठीक है, जो जेट के जो इंजन होते हैं वो लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था, आंसर इसका सी लीनियर मोमेंटम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा, रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस r ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की जो रेडियस है
उसके बराबर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जाएं जिसका मास m है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, इसे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक ले जाया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होगी। ठीक है, आइए स्क्रीन पर आ जाइए। क्या कह रहा है इसमें कि ये रही एक अर्थ, अपनी अर्थ पृथ्वी ये रही। अब इसकी जो रेडियस है उसके बराबर यानी r के बराबर हाइट पर अगर हम किसी बॉडी को लेकर जाएं तो इस वाले पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्टकट में निकलो, मरे को बुद्धिमानी बचाए, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या है पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के आर हेड पे ले जाने पर। अब हम देख लें, एक फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का कि अर्थ की सरफेस पर किसी हाइट पर जाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h, एट हाइट h पर कितनी होती है, ये होती है u बराबर माइनस के जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, ये होती है, नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि अगेंस्ट में होती है, अर्थ से दूर जा रहे हैं इसलिए। अब पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, जी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एम ई क्या है, अर्थ का मास है, और ये एम बॉडी का मास है, और आर ई प्लस एच, आर क्या है, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और प्लस कितनी हाइट पे ले जाके आप पोटेंशियल एनर्जी जानना चाह रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि h बराबर आर ई हाइट पे ले जाना चाह रहे हैं और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जानना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, u बराबर माइनस के जी एम ई एम अपॉन ये क्या हो जाएगा, आर ई प्लस आर ई। ठीक है, अब इधर आ जाइए, यहाँ पर आएंगे और देखेंगे u बराबर माइनस का जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई हो जाएगा। ठीक है, आर ई प्लस आर ई 2 आर ई। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, ये देखिए एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, बट ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में जी और आर ई की फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ पे क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ द ई। भाई एम तो दिया है, क्वेश्चन में क्या है, एम दिया है, बट एम ही नहीं दिया है, जी नहीं दिया है, तो इनको हटाना है। आर ई भी नहीं दिया है मेरे ख्याल से, आर ई भी नहीं दिया है, यानी आर दिया है, आर दिया है। भाई क्वेश्चन में क्या है, आर ई की वैल्यू क्या दे रखी है, आर दे रखी है, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे और इसको भी आर ही मान के चलेंगे हम, वरना आगे जाके दिक्कत होगी, क्योंकि ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिया है, आर इससे ही दिया है, तो आर ही हम रखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम जानते हैं जी रिलेशन क्या होता है, जी एंड जी में एक तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इनमें रिलेशन कितना होता है, रिलेशन क्या होता है, हम जानते हैं F बराबर एम जी होता है, और एक होता है F बराबर जी एम ई एम और ई स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को बराबर कर देंगे हम। ठीक है, F बराबर एम जी को और F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर को, तो एम जी बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई मत लगाइए। ठीक है, आर स्क्वायर कर दिए, एम से एम कट गया। ठीक है, और तो जी एम ई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, जी एम ई की वैल्यू आ गई जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर, जी एम ई की वैल्यू क्या आ गई, जी आर स्क्वायर। अब इधर आ जाइए,
ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखिए देख रहे हैं आप। अब क्या हुआ कि GME की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो U बराबर पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जो GME की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे GME। तो U बराबर माइनस के GR² M अपॉन 2R, ठीक है। देख लीजिए सही है नहीं? ठीक है। क्या क्या यहाँ से GME की वैल्यू इस तरह दी है और फिर इस तरह से ले आए हैं। अब क्वेश्चन के जो आंसर है ऑप्शंस में इस तरह के आंसर दे रखे हैं। R से R कट जाएगा, ऊपर एक R बचेगा, तो थोड़ा सा लिख लीजिए MGR हाफ, ठीक है। और यही इसका आंसर है। ये क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी, अर्थ की हाइट तक जाने पर, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन वाला चैप्टर उससे है, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो करा दिया क्वेश्चन क्या है, बट ये क्वेश्चन आएगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही, ठीक है, क्योंकि वहीं पे, ठीक है। एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है 2 लम्स ऑफ क्ले, जो डेले हैं किसके, क्ले, जो गीली मिट्टी है उसके, ईच ऑफ रेस्ट मास m, जिनके प्रत्येक का मास क्या है, m है, स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलाइडिंग हेड ऑन विद स्पीड ऑफ 3/5c। 3/5 स्पीड से आते हैं और दोनों फिर क्या होते हैं, टकराने के बाद चिपक जाते हैं। Where c is the speed of light, the mass of the composite lump is, तो जो कंपोजिट लंप हुआ है उसका मास कितना होगा, ठीक है। स्क्रीन पर आ जाइए। चलिए देखिए क्या हुआ है कि ये 2 गोले थे और ये वाला गोला है, आपस में टकराकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, चिपका हुआ लग रहा है, चिपक जाते हैं, कॉन्जुगेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉन्जुगेट। इसका मास m है, इसका भी मास m है, ये दे रखे हैं मास, इनका रेस्ट मास m है, ईच का है, इसका भी m है मास और इसका भी m है, तो वो चिपक जाते हैं। और जब यहाँ पे कॉन्जुगेट हो जाते हैं तो इस प्रकार के कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के कोलिजन को हम कहते हैं इन इलास्टिक, क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन में हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, हम क्या बता चुके हैं कि जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम वो कंजर्व्ड रहता है, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है या उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार के कोलिजन को कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और इस प्रकार के जो कोलिजन में क्या होगा, जो मास होगा उसका, जो बड़ा वाला चिपकने के बाद मास क्या होगा, ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, दोनों के मास ऐड हो जाएंगे, m1 + m2, इसको m डैश मान लीजिए, ठीक है। तो m डैश क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू m दी है, m2 की वैल्यू m दी है,
तो m डैश बराबर क्या हो जाएगा 2l। तो उनका मास क्या हो जाएगा 2l, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 इक्वल टू 200 ग्राम एंड m2 इक्वल टू 500 ग्राम possess velocity 10 I meter per second and 3 I plus 5 j meter per second respectively just prior to collision. After collision they become permanently attached to each other. The final momentum of the combination in laboratory frame will be। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट और मासेस m1 है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 200 ग्राम है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 500 ग्राम है। उनकी जो वेलोसिटी है, पहले वाले की जो m1 वाले मास वाले की जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो है 10 I मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले की क्या है 3 I प्लस 5 j मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो एक दूसरे को अटैक करते हैं, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा लेबोरेटरी में। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले का जो मास है वो है, एक ऑब्जेक्ट है ये और एक ऑब्जेक्ट है ये, वो आते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, और फिर टकराने के बाद क्या हो जाता है, एक दूसरे को अटैक करते हैं परमानेंटली। ठीक है, तो क्या होगा, ये इस प्रकार का कोलिजन क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि वो आके क्या होंगे परमानेंटली अटैच्ड हो जाएंगे उससे। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। अब इसमें जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू, भाई इसका मास कितना दे रखा है 200 ग्राम, इसका मास कितना दे रखा है 500 ग्राम, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v बराबर दे रखी है 10 I कैप, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है मान लीजिए ये है और ये b है, तो इसकी वेलोसिटी b ये हो गई, और b कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 I प्लस 5 j मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी हो गई 10 मीटर पर। ठीक है, दूसरे वाले क्या दे रखी है bb बराबर 3 I प्लस 5 j मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और तब कह रहे हैं कि इस लेबोरेटरी में जब इनका इस प्रकार से कोलिजन होता है तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, जो यहाँ पर बड़ा वाला बना है, इसका मान लीजिए मास m है, m डैश, और इसका b डैश वेलोसिटी, तो m डैश और b डैश कितना होगा। भाई जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कंजर्व दोनों भी रहता है, इलास्टिक में भी रहता है, इनइलास्टिक में भी रहता है। तो इस प्रकार जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम है, उसके अकॉर्डिंग जो m डैश b डैश है बराबर हो जाएगा m1 ma ba प्लस mb bb। ठीक है, m डैश b डैश बराबर ma ba प्लस mb bb, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग कंजर्व है। इस वाले पार्टिकल का जो मोमेंटम है और इस वाले पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो जुड़ के इस बड़े वाले पार्टिकल का मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहना चाहिए। इनइलास्टिक कोलिजन में ये होता है, तो वहाँ के लॉ से ही हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। एम डैश इसका नहीं पता है तो हमें यही तो निकालना है, तो पता करना है एम डैश बी डैश, ये वाला जो है सेकंड वाले पार्टिकल का मोमेंटम जो फॉर्म हो रहा है इन दोनों के कोलिजन के बाद, ये भी कॉन्जुगेट ही हो जाएंगे। ठीक है,
आपके वो MA कितना है, इसको जो MA है इसको आप किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.2 kg, और ये वाला कितना हो जाएगा 0.5 kg, 0.2 kg हो गया, और ये वाला 0.5 kg। अब MA कितना है 0.2, BA कितना है 10 I कैप, ठीक है, प्लस MB कितना है 0.5 इंटू ये कितना है BB 3 I कैप प्लस 5J कैप, ठीक है। इसका टोटल मोमेंटम और सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2I प्लस ये कितना हो जाएगा 5 3 15 1.5 I कैप प्लस 5 25 तो 2.5 J, ठीक है, कैप बराबर 2 और 1.5 कितना हो गया 3.5 I J प्लस 2.5 J, M डैश B डैश बराबर कितना हो जाएगा, M डैश B डैश बराबर 3.5 I कैप प्लस 2.5 J, ये उसका मोमेंटम हो जाएगा बाद वाले ये वाले, और यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, स्फीयर विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about its center of gravity and mass M rolls on the horizontal surface without skidding. The ratio of its rotational kinetic energy to the total kinetic energy. भाई क्या है, स्फीयर विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about its center of gravity and mass M rolls on the horizontal surface without skidding, ठीक है। क्या एक स्फीयर है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और मास M है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वो बिना फिसले लुढ़क रहा है, द रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये आया है PGT 2023 में, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए एक बार, एक गोला है जिसका उसके गुरुत्व केंद्र के पारित जड़ आघूर्ण I M और M मात्रा यानी मास है, और यह एक क्षैतिज तल पर बिना फिसले लुढ़क रहा है, और गुणन गति ऊर्जा और कुल गति ऊर्जा का अनुपात होगा, ठीक है। चलिए आइए, क्या हुआ, एक स्फीयर है, ये रहा स्फीयर, ठीक है, अब ये लुढ़क रहा है, और ये जो सरफेस है इस पर ये क्या लुढ़क रहा है बिना फिसले, विदाउट स्किडिंग, विदाउट स्किडिंग क्या हो रहा है, ये स्किडिंग क्या हुआ, जा रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और इसका मास M है, ये दे रखा है, ठीक है, मास के दे रखा है, इसका दे रखा है, ओके। फिर ये फाइंड करा रहा है कि इसकी जो काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी है, नहीं इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, क्या फाइंड करा रहा है ये, इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, उसका अनुपात क्या हो, उसका रेशियो क्या हो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी और टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी। चलिए ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब इसमें हम जानते हैं जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है
टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हुआ, टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर अब इसका मान लीजिए जो वेलोसिटी है वो v है, तो उस हिसाब से इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv² प्लस इसकी रोटेशन एनर्जी हो जाएगी i ओमेगा²। भाई इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ i ओमेगा², हाफ i ओमेगा², क्योंकि इसका ये माना है हमने, ये माना है, ये भी दिया i और m भी दिया है, और b माना है हमने, और इसकी जो w है वो क्या है, सॉरी ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ये क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये i क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m मास है जो कि दिया है, और b वेलोसिटी मान रखी है इसकी हमने। तो ये होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इधर आ जाइए, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv², हाफ mv² प्लस जो गोला होता है ना उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका वो होता है, कितना होता है वो, ये हाफ तो बाहर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कितना हो जाता है 2/5 mr² इंटू ओमेगा²। कोई दिक्कत भाई, 2/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका i स्फेयर का। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और ये आ गया इधर हाफ mv² प्लस हाफ इंटू 2/5 mr², इन दोनों को साथ लिया है हमें स्क्वायर में। क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा हाफ mv² प्लस 1/5 m। एक चीज़ ध्यान रखिए, r और w जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है b बराबर r ओमेगा²। क्या होता है, तो क्या हो जाएगा b, क्या हो जाएगा ये b, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी b²। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि b बराबर क्या होता है r ओमेगा। ठीक है, क्योंकि r जो होती है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और b इसकी क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी, और ये हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है। अब इधर आ जाइए जरा, क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये 1/2 है और 1/5 है, तो इधर क्या हो जाएगी mv² 1/2 प्लस 1/5, देखिए 5। ठीक है, mv² को बाहर लिया है, और यहाँ पर जो हो गया ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7/10 mv² बटे 7/10 7/10 mv²। टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई 7/10 mv²। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए अभी। अब क्या है कि ये तो आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को देख लीजिए, रोटेशनल
काइनेटिक एनर्जी। भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? ये वाली आई थी 1/5 mv²। कैसे? क्योंकि ये वाला टर्म हमने इसमें कोई छेड़खानी नहीं की थी यहाँ तक, और यहाँ तक नहीं की थी, तो हम इसे सॉल्व कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/5 mv²। ये वाला भी आप डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो गया? रोटेशनल एनर्जी 1/5 mv² अपॉन 7/10 mv²। ठीक है, mv² हो गया, तो mv² से mv² कट गया और इधर आ गया 1/5 इंटू 10/7। ठीक है, अब क्या हुआ? 5 से 2 बार कट गया, ये तो हो जाएगा 2/7। कितना हो गया? 2:7। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 18वां। इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस a molecule of mass m of an ideal gas collides with the wall of the vessel with the velocity v. The charge in the linear momentum of the, नहीं ये होगा the change in the linear momentum of the molecule is। क्या कह रहा है? एक काइनेटिक थ्योरी में, गैसेस की जो काइनेटिक थ्योरी है उसमें मॉलिक्यूल ऑफ ए मास m ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल है वो टकराता है बॉल से, इसकी वेलोसिटी v है। द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज कितना है? ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के तरह है जो मैंने पहली वीडियो कराई थी इसकी, इस टॉपिक की, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसके तरह है ये। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? ये गैस एक कंटेनर है, मान लीजिए इसमें एक मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। ये इस कंटेनर की बॉल से टकराता है और टकराने के बाद वापस आ जाता है। तो कह रहा है चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा। तो मान लीजिए इधर वेलोसिटी इसकी क्या थी? v, और फिर जब वापस आएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी माइनस की भी हो जाएगी, और m इसका मास दे रखा है। m क्या दे रखा है इसका? ठीक है, मास दे रखा, वेलोसिटी भी दे रखी। तो ये गैस जो है का मॉलिक्यूल जो है, इसके लीनियर मोमेंटम में चेंज क्या आएगा? भाई इस तरह का कोलिजन क्या होगा? इस तरह का कोलिजन होगा, इस तरह का कोलिजन होगा इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? जो इलास्टिक कोलिजन होगा ये, और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, फ्रॉम द लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। अब क्या हुआ कि जो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, मान लीजिए m डैश b डैश चेंज हो गया, इसमें बराबर क्या हो जाएगा? m1 b1 प्लस m2 b2। भाई क्या हुआ कि जो m मास का पार्टिकल था, m मास का एक बॉडी थी, मतलब मॉलिक्यूल था, और इसकी वेलोसिटी इधर से v थी। ठीक है, ओके।
चेंज कितना होगा, तो एम डैश बी डैश, मीडियम मोमेंटम कितना चेंज होगा, तो ये हो जाएगा m2 b2 माइनस m1 b1। ये जो माइनस में दे रखी वेलोसिटी इसकी, तो m तो इसका बॉडी का मास था ही, और माइनस की वेलोसिटी ये हो गई माइनस एम बी। तो टोटल कितना हो गया, माइनस का एम बी और माइनस का एम बी बराबर कितना हो गया 2 एम बी। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, तो क्या हो गया इसमें 2 एम बी हो जाएगा उसका लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 18वां भी हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कह रहा है इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज g, द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m raised from the surface of the earth to height equal to the radius r of the earth। तो कह रहा हूँ इसको क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी तल पर पृथ्वी तल g है तो द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर ऊंचाई में स्थित ऊर्जा में वृद्धि यानी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, मतलब उसमें ग्रोथ कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, स्क्रीन पर आ जाइए, जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, क्या पूछ रहा है इसमें कि ये रही अर्थ से h हाइट पर, h हाइट मतलब अर्थ की जो सेंटर है उससे क्वेश्चन में कह रहा है अर्थ की रेडियस के बराबर आर ई के बराबर, आर ई दे रखा है, और अर्थ की सरफेस पे जी कितना है, जी होता है दे रखा है, और ये जो बॉडी है उसका जो एम मास दे रखा है, एम दे रखा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, डेल्टा यू बराबर माइनस के एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर यू का होल स्क्वायर। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, अब क्या है कि जी हमें दे रखा है, एम भी दे रखा है हमें, तो फॉर्मूले में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, बस एच की जगह आर लगा दीजिए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा डेल्टा यू बराबर माइनस के एम जी यहाँ का आर ई हो गया, नीचे क्या हो गया 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई, एच के लिए हमने आर ई लिख दिया क्योंकि इतने ही हाइट पर अर्थ की जितनी सरफेस है उतनी हाइट पर पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो इधर आ जाइए, आर ई से आर ई कट जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर माइनस के एम जी आर ई अपॉन नीचे क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डेल्टा यू बराबर माइनस के एम जी आर ई अपॉन 4। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। ये क्या होगा, उसमें चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यही बोलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है if we throw a body upward with velocity of 4 meter per second, at what height its kinetic energy reduces to half of the initial value, take g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि हम एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से उसको फेंकते हैं। एट व्हाट हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी reduces to हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी, तो किस हाइट पे जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी इनिशियल एनर्जी की आधी रह जाएगी। आप जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड का दे रखा। चलिए बोर्ड पा दीजिए,
मुड़ता जी। अब क्या है कि दे रखा है कि हम एक बॉडी है ये, इसको ऊपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर वाली डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है भाई? जी दे रखा है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बी कितना दे रखा है? बी दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड से। बी कितना दे रखा है? 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जाए। तो यहाँ वाले जो पॉइंट है ये वाला, इस पर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल ले रहे हैं। इसकी मास इसका नहीं दे रखा है, तो मास हम मान लेते हैं, इसका मास दे रखा है m मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक डायग्राम। और अब हम देखते हैं कि इस वाले पॉइंट पर जो हमने यहाँ से फेंका बॉडी, वो इस वाले पॉइंट पे जाकर मान लीजिए, अब वो कह रहा है कि किस हाइट पे जाके उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आधी रह जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? मान लीजिए h हाइट पे जाके उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए आधी हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई वो किस में चेंज होगी? वहाँ ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी mgh। भाई जितनी कम हो गई काइनेटिक एनर्जी उतनी पोटेंशियल एनर्जी में वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी निचले पॉइंट पे इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, मान लीजिए ए यहाँ पे और बी मान लीजिए यहाँ पे, तो पॉइंट ए, तो कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर कितनी हो जाएगी? हाफ एम बी स्क्वायर होती है, हाफ एम बी स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर बी की वेलोसिटी क्या दे रखी है? हाफ एम कितना दे रखा है? एम ही दे रखा है। और बी कितना दे रखा है? 4। तो कितना हो गई है? हाफ एम, 4 चौक 16, 2 से ही कट गया, 2 8 16, तो 8 एम। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई पॉइंट ए पे? कितनी हो गई? 8 मीटर एम, 8 एम क्या है? मास हमें दे नहीं रखा है। अब हम देख लें कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई आधी, तो ये तो पॉइंट यहाँ पर थी काइनेटिक एनर्जी, इसकी आधी किस में चेंज हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में एट पॉइंट। तो अब देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में लिखो, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। भाई पॉइंट बी पे कितनी पोटेंशियल होगी? जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, लॉस हो गई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये आधी काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, वहां पर आधी काइनेटिक एनर्जी होगी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ पर जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है वो 4m हो जाएगी, इसकी आधी। यहाँ पे 8m है तो हम 4m हो जाएगी आधी। ये कन्वर्ट ये हो जाएगी mgh के बराबर। इस पॉइंट पे कितनी mgh है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ से m से m कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 बराबर gh। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए जरा देखिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 4/g हो जाएगा। और g की वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी थी, g बराबर 10 मीटर पर सेकंड, h बराबर 4/10 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया 4/10, तो h बराबर कितना हो गया? 0.4 मीटर, ये मीटर है ना ये। ठीक है, इतने उस पर जाकर काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड
that can accelerate an electron 1/10 the velocity of light is. E and m are charge and mass of electron. C is the velocity of light. तो कह रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो अप्लाई किया गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया जाता है लाइट की स्पीड का 1/10। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है वो, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड टू, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है कि कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस था। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया था, और वो एक्सीलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट भी हो गया, कितना एक्सीलरेट हुआ, वो हुआ c/10, यानी जो लाइट की स्पीड है उसका 10वां भाग। यहाँ पे दे रखा है चार्ज है, m मास है इलेक्ट्रॉन का, और c इज द वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। चलिए स्क्रीन पर आ जाइए। इन्होंने क्या करा है इस वाले क्वेश्चन में, 21वें क्वेश्चन में क्या करा है कि एक पोटेंशियल लगाया है इन्होंने B, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुए जनरेट किए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट किया गया है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, b बराबर c/10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी दे रखी है। इलेक्ट्रॉन का मास भी दे रखा है m, भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m है, वेलोसिटी भी दे रखी है। और तो फिर भाई इस समय जब उसकी स्पीड इतनी है, स्पीड c/10, इस समय उस पर एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी क्या होगी, E बराबर क्या होगा, QB होगी, क्या होगी, क्योंकि B यहाँ पोटेंशियल है, Q चार्ज है, उस पर एनर्जी होगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और इसी समय पे उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी केवल, भाई c/10 स्पीड से वो घूम रहा है, तो उसकी उसमें पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना होगी, उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, केवल काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें एनर्जी कितनी होगी, E बराबर हाफ mv² होगी। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये दोनों एनर्जी है उसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और ये मैकेनिक्स है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, QB बराबर हाफ mv², QB बराबर हाफ mv²। ठीक है, और यहाँ पे जो दे रखी है B की वैल्यू क्या दे रखी है, c/10 लगा दीजिए। B यहाँ पे पोटेंशियल है, ये वाला B क्या है, ये वाला भी पोटेंशियल है, और ये वाला भी वेलोसिटी है, तो हाफ m दे रखा है उसी में, c/10 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाइए, QB हाफ m, तो इसको निकाल लीजिए स्क्वायर में से, कितना हो गया, c²/100। ठीक है, c² हो गया 100 हो गया, m हो गया, और Q पोटेंशियल है ये भी, कितना हो जाएगा, mc²/200। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वोल्ट, कितना वोल्ट हो जाएगा, mc²/200 Q वोल्ट, क्या हो गया 100 Q वोल्ट। ये आपका इसका आंसर हो गया। तो उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया था, mc²/200 इतना पोटेंशियल लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर, कि वैद्युत मशीनों के अनेक भागों में नरम लोहे का प्रयोग किया जाने का कारण है हाइस्टेरिसिस, लो हाइस्टेरिसिस लॉस एंड लो परमिएबिलिटी। अगला है लो हाइस्टेरिसिस लॉस एंड लो परमिएबिलिटी।
यही है इसका, लो हिस्टैरिसीस एंड लॉस एंड लो परमिटिविटी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉफ्ट लोअर, जो सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन वो यूज किया जाता है किसमें, इंडस्ट्री में। किसमें किया जाता है यूज, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो ये क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो इसकी जो लो हाई स्टेरिसिस होती है, इसमें लो हाई स्टेरिसिस, जो आयरन होता है इसकी लो हाई स्टेरिसिस होती है एंड हाई स्टेरिसिस लॉस, एंड इसकी लो परमेबिलिटी के कारण, लो परमिएबिलिटी के कारण। ठीक है, लो हाई स्टेरिसिस लॉस के कारण और लो परमेबिलिटी के कारण इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, ये 22वां क्वेश्चन था। तो ये टोटल जितने 22 क्वेश्चन है, एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन क्वेश्चन पार्ट 3, यहाँ पे सारा हमारा जो एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन है वो सारे खत्म हो गए। तो अभी वाला टॉपिक हमारा यहीं खत्म हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन जो बचेंगे वो और मैं नई सीरीज में करा दूंगा। बाकी यहाँ पे ये खत्म हो गए हैं। अब अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसके सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो टोटल यहाँ पे 22 क्वेश्चन आए हुए थे, यहाँ हालांकि 23 आए हैं, बट एक जो क्वेश्चन है मैं अगली क्लास में करा दूंगा, वीडियो लंबी हो रही है। और तो ये अगर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आगे मैं लाता रहूँगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं टीजीटी के, पीजीटी के, एनवीएस के, डीएसएसबी के जो टीजीटी में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा। चलिए दोस्तों, ठीक है।